नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। मैं संसद भवन में हूं और आज यहां दिन भर राजनीतिक गतिविधियां चलती रहीं, लेकिन हम शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से, क्योंकि उत्तर प्रदेश के तार भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज अचानक दिल्ली आए। यहां संसद भवन में उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल में विस्तार की सुगबुगाहट है। दरअसल योगी सरकार में अभी 60 मंत्री बन सकते हैं, लेकिन 7 पद खाली हैं और माना जा रहा है कि जल्दी ही वहां पर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और इसी के लिए स्वतंत्र देव सिंह आज यहां दिल्ली आए थे। आपको पता है कि यहां पर उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी से मुलाकात की है और साथ ही उत्तर प्रदेश में 5 से 7 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा विधान परिषद में 4 एमएलसी भी नॉमिनेट करना है, उस पर भी चर्चा की गई है। और आज वहीं उत्तर प्रदेश की अगर ये बात करें तो अयोध्या में आज बीएसपी ने ब्राह्मण सम्मेलन किया है। ब्राह्मणों को लुभाने की बीएसपी पूरी कोशिश कर रही है विधानसभा चुनाव के लिए। पार्टी के महासचिव सत्येंद्र चंद्र मिश्रा वहां पर आज थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने तो केवल नींव रखी है, अगर बीएसपी सत्ता में आई तो राम मंदिर का निर्माण भी करेगी। उन्होंने यूपी की योगी सरकार पर आरोप लगाया कि यहां पर 400 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या कर दी गई है, गाड़ियां पलटा दी गई हैं। जय श्री राम, श्री रामचंद्र की। बीएसपी के इतिहास में पहली बार उनके मंच से जय श्री राम के नारे लगे और सतीश मिश्रा ने कहा कि राम मंदिर का भूमि पूजन अशुभ मुहूर्त में होने की वजह से बीजेपी के लोग मंदिर की नींव भी पूरी नहीं कर सके। मायावती सरकार आएगी तो राम मंदिर बहुत जल्द पूरा होगा। इतना भव्य स्मारक, इतना भव्य जो लखनऊ सब लोग जा चुके हैं, देख चुके हैं, 1.5 साल के अंदर बना करके तैयार करके शुरू कर दिया। यहां 1 साल हो गए, नींव ही नहीं आई ऊपर तक। मैं इनसे कहना चाहता हूं, आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि इनका असली चेहरा पहचानिए। जब 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो मैं ये आप लोगों को आश्वासन देता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि इनके पास जो हजारों लाखों करोड़ों रुपए इन्होंने जमा कर रखे हैं और जिसका इस्तेमाल ये नहीं कर रहे हैं भगवान श्री राम के मंदिर बनाने के लिए और मंदिर नहीं बनाना चाहते हैं, इनको मजबूर हम लोग करेंगे कि एक यहां पर भव्य मंदिर जो बनने का काम है। सम्मेलन में सतीश मिश्रा ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार आने के बाद यूपी में 400 ब्राह्मणों की हत्या हुई है। कभी उन्हें शूट आउट में मारा जाता है तो कभी उनकी गाड़ी पलटा दी जाती है। इनकाउंटर भी जाति देखकर हो रहा है। इतना बड़ा चिट्ठा है, कहां तक गिनाएंगे? 1 घंटा लग जाएगा खाली उनके किस्से बताने में आपको कि कहां पर कैसे 400 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों को मार गिराया गया। इनकी तरह नहीं कि कहते हैं रोको और ठोक दो, लेकिन पहले जात पूछ लो और उसके बाद ठोक दो। ब्राह्मण सम्मेलन से पहले सतीश मिश्रा ने हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि में दर्शन किया, फिर सरयू के किनारे आरती की और सरयू में दुग्धाभिषेक भी किया। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास दुबे कांड में एक 16.5 साल की बेकसूर ब्राह्मण बच्ची खुशी दुबे को सरकार ने 1 साल से बंद कर रखा है, वो उसका मुकदमा लड़ेंगे। 2 तारीख को हादसा हो गया और 2 तारीख के हादसे में यानी कि 48 घंटे भी नहीं वो लड़की उस घर में थी और उसको बंद कर दिया गया, जेल भेज दिया। 7 दिन तो पहले पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा बगैर किसी वारंट के। 7 तारीख से लेकर 15 सितंबर तक उसको जेल में रखा जबकि वो नाबालिग थी। सतीश मिश्रा ने आरोप लगाया कि योगी सरकार के ब्राह्मण मंत्री सरकार में सिर्फ गुलदस्ते का काम करते हैं। जब ब्राह्मणों पे अत्याचार होता है तो उनकी ड्यूटी उसे सही ठहराने के लिए लगाई जाती है। हालांकि मायावती ने ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया। ब्राह्मण समाज के 15 से ज्यादा लोगों को मंत्री बनाया। उन्होंने 35 लोगों को, ब्राह्मण समाज के लोगों को चेयरमैन और मंत्री का दर्जा देकर के बनाया। 15 से ज्यादा एमएलसी बनाए ब्राह्मण समाज के, और तो और उन्होंने विधान परिषद के अध्यक्ष को भी ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को बनाने का काम किया, ब्राह्मण समाज को सम्मान देने के लिए। चुनाव के पहले बीएसपी को यह एहसास हुआ है कि उसका अपना वोट बैंक उसके साथ मौजूद है। ऐसे में वो अपने दलित बैकवर्ड नैरेटिव के साथ बीजेपी के हिंदुत्व नैरेटिव को भी जोड़ना चाहती है। अपने
वोट के बेस को और ज्यादा बढ़ाने के लिए। अयोध्या में कैमरामैन राजेश गुप्ता और प्रमोद श्रीवास्तव के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। पेगासस जासूसी कांड की बात करें तो आज यहां संसद भवन के बाहर कांग्रेस के सांसद और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस कांड को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि इजरायल तो पेगासस को एक हथियार का दर्जा देती है, लेकिन यहां भारत में मोदी सरकार ने पेगासस को एक राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, वो भी लोकतंत्र पर हमला करने के लिए। उन्होंने कहा कि इस मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि उनका अपना खुद का फोन भी टैप किया गया है, वो जनता की आवाज उठाते हैं, इसलिए ये जनता पर आक्रमण है। मेरा फोन टैप किया, मैं विपक्ष का एक नेता हूं, मैं जनता की आवाज उठाता हूं। ये उस पर आक्रमण है, ये जनता की आवाज पर आक्रमण है। सुप्रीम कोर्ट पे पेगासस का प्रयोग किया गया। राफेल का जो इन्वेस्टिगेशन है उसको रोकने के लिए पेगासस का प्रयोग किया गया। होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी नरेंद्र मोदी पे होनी चाहिए। और बात करें टीएमसी सांसद शांतनु सेन की, तो उन्हें मानसून सत्र के बची हुई अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है। दरअसल मंगलवार को जब आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव पेगासस जासूसी कांड को लेकर अपना बयान पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तभी शांतनु सेन ने उनके हाथ से इस बयान के कागज को लेकर फाड़कर चेयर की ओर फेंक दिया था। इसके बाद सरकार की ओर से यह कहा गया कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने नियमों के मुताबिक उन्हें बचे हुए समय के लिए सस्पेंड करने का प्रस्ताव रखा, जिसे मंजूर कर लिया गया। Allow the House to function. The House is adjourned to meet at 12 p.m. for the question hour. Unfortunately, the proceedings of House hit a new low with the papers being snatched from the minister and torn into pieces and thrown into the air. Such actions are in a clear assault of our parliamentary democracy. They do not cover the world's largest democracy. Please, do not cover the world's largest democracy with glory. Please. Should be members of parliament be party to degrading the country's standing in the world stage. It was also agreed that BAC meeting yesterday that this August House will take up a detailed discussion on various aspects including country's economy. I am deeply distressed by the course of events in the House. और यहाँ संसद भवन से कुछ ही दूर जंतर मंतर पर किसान संसद का दूसरा दिन भी आज पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। इसमें करीब 200 किसान शामिल हुए, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की है। आज किसानों ने 3 सत्र किए, जिनमें 52 किसानों ने अपनी बात रखी है। इसमें किसानों ने प्रस्ताव भी पारित किया कि मंडी कानून को हटाने के लिए बनाए गए कानून को रद्द कर दिया जाए। आज किसान संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए रखा गया था। आप कभी किसी का स्पेसिफिक उत्तर नहीं देते, प्राइम मिनिस्टर है और आप बार बार बोल रहे हैं कि ये एमएसपी। और वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अगर किसानों को सरकार का प्रस्ताव मंजूर नहीं है तो वो अपना खुद का प्रस्ताव लेकर के आए, सरकार उस पर खुले मन से चर्चा करने के लिए तैयार है। उनसे बात की हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने। कुल मिला के हमेशा चर्चा तब आगे बढ़ती है जब दोनों पक्ष आगे बढ़ने की कोशिश करें। सरकार ने 11 दौर की बातचीत की, 7-8 प्रस्ताव अपनी तरफ से यूनियंस को दिए, यूनियन ने बिना तर्क के उसको अस्वीकार कर दिया। तो हमने कहा कि अगर ये स्वीकार नहीं है तो आप अपना प्रस्ताव लाइए, सरकार बात करने को तैयार है। और बात करते हैं पंजाब की, जहां आखिरकार नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस की कमान आज संभाल ही ली। उन्होंने कहा कि उनके अध्यक्ष बनने के साथ ही पंजाब कांग्रेस का हर कार्यकर्ता प्रधान बन गया है। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ अपने मनमुटाव की अटकलों को भी विराम देने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि मैंने सोनिया जी से कह दिया था कि आपका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा और उन्होंने ये भी कहा कि सिद्धू के साथ मिलकर कांग्रेस के लिए वे आगे भी काम करते रहेंगे। आत्मा तो बिना शरीर नहीं हुंदा, वर्कर आत्मा है। उस आत्मा का सत्कार करांगे। सत्कार उदों नहीं हुंदा जदों संपर्क टुटदा।
15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਗਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਊਂਗਾ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਊਂਗਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤੇ 18 ਪੁਆਇੰਟ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਪਰਖੇ ਉਡਾ ਦੇਣੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮਿੱਤਰੋ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ ताकि दोनों चीजों का आप चंगी तरह डट के सामना कर सकिए। हॉट टॉपिक में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे महाराष्ट्र में भारी बारिश से तबाही, महाड़ में चट्टान खिसकने से 36 की मौत। हॉट टॉपिक में ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। बात करें महाराष्ट्र की, वहां पर कुछ जिलों के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण बाढ़ के हालात बन गए हैं। रत्नागिरी, कोंकण, सिंधुदुर्ग के कई इलाकों का राज्य के दूसरे हिस्सों से संपर्क टूट गया है। भारी बारिश के बाद हर जगह पानी ही पानी दिख रहा है। रायगढ़ के महाड़ में चट्टान खिसकने से तीन घटनाएं हुई हैं और इनमें 36 लोगों की मौत हो गई। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के कोंकण और पश्चिमी महाराष्ट्र में आई आफत की बारिश की है। राज्य के रत्नागिरी, रायगढ़, कोल्हापुर, सांगली और सातारा जैसे इलाकों में भारी बारिश के बाद बढ़े पानी के स्तर ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। रत्नागिरी के चिपलूण इलाके की ये तस्वीरें भयावह हैं। जगह जगह पानी भरा हुआ है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि लोगों के कंधों के ऊपर तक पानी मौजूद है। टायर के जरिए एक महिला को बचाने की कोशिश की जा रही थी। सातारा के मिरगांव में भी भारी बारिश से भूस्खलन की तस्वीरें सामने आई। पाटन के मोरना नदी में बांध के पानी को छोड़े जाने के बाद नदी उफान पर दिखी। बाढ़ का असर पश्चिमी महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में भी दिखा। जिले के कई गांवों के साथ ही शहर में भी भारी बारिश के कारण जल जमाव की तस्वीरें सामने आईं। कोल्हापुर रत्नागिरी महामार्ग पर भी पानी भर गया था। सांगली जिले में भारी बारिश के कारण कई शहर पानी में डूबे नजर आए। गुरुवार के दिन महाबलेश्वर में 24 घंटों में रिकॉर्ड 594 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश है। कोंकण और पश्चिमी महाराष्ट्र की तुलना में मुंबई में बारिश की तीव्रता कम थी, लेकिन यहाँ भी इसका असर साफ तौर पर देखा गया। मुंबई के गोवंडी इलाके में मकान ढहने से 4 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए। बाढ़ग्रस्त इलाकों में जहां राहत और बचाव का काम जारी है, तो वहीं मौसम विभाग की ओर से शनिवार के दिन रत्नागिरी और सातारा के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। यानी आने वाले 24 घंटे इन जिलों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो हॉट टॉपिक में इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।